पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बवाल हुआ है। धार्मिक स्थल के अपमान पर हंगामा हुआ। पत्थरबाजी आगजनी के बाद पुलिस बल तैनात किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बवाल हुआ है और धार्मिक स्थल के अपमान पर यह हंगामा हुआ। पत्थरबाजी और आगजनी के बाद पुलिस बल को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में यह बवाल हुआ है। धार्मिक स्थल के अपमान पर यह बवाल हुआ है और अब खबर ये आ रही है कि पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, जिसके बाद आप इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास पुलिस यहाँ पर कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के 31 मार्च 2025 की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से पथराव हुआ है, पत्थर पड़े हुए हैं सड़कों पर। धार्मिक स्थल के अपमान पर यह हंगामा बरपा। पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि आप देखिए कई गाड़ियों को भी पुलिस के यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पलट दिया है। धार्मिक स्थल के अपमान पर यह पूरा बवाल हुआ है दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल के, जहां पर अब पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। धार्मिक स्थल के अपमान पर पूरा हंगामा हुआ है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, जहां पर पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है जिसे लोगों ने पलट दिया। धार्मिक स्थल के अपमान के मुद्दे पर यह हंगामा हुआ है, ये बवाल हुआ है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। अब आप ये चार तस्वीरें देखिए, चारों 31 मार्च की तस्वीरें हैं। दार्जिलिंग में पत्थरबाजी की, सड़क पर आगजनी की गई, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बवाल हुआ है, आगजनी हुई है, पत्थरबाजी हुई है, जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसमें तोड़फोड़ की गई है और यहां पर धार्मिक स्थल के अपमान का मुद्दा उठाकर लोगों ने यह हंगामा किया है। पुलिस बात कर रही थी तो कुछ बदमाश एलिमेंट आकर के उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करने की कोशिश की एंड हमारी गाड़ियों में कुछ क्षति हुआ है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पुलिस वाले इंजर भी हुए हैं। तो अकॉर्डिंगली जो लॉ में प्रोविज़न है हम लेंगे। सिचुएशन कंट्रोल में है एंड जो बदमाश एलिमेंट है जिन्होंने किया था तो हम लोग उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जो भी एक्शन लेना वो लेंगे। झारखंड की गिरिडीह में त्योहार के मौके पर दो समुदायों के बीच झड़प और पत्थरबाजी हुई है। विवाद की शुरुआत धरियाडीह इलाके में ईद की नमाज और मंदिर में नवरात्रि के भजन बजाने को लेकर हुई। विवाद के बाद माहौल खराब हुआ और खराब करने की कोशिश भी की गई, पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस ने विवाद को समय रहते ही शांत कर लिया, लेकिन शाम को फिर एक बार इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। तनाव इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष के लोगों के बीच पत्थरबाजी हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग चोटिल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए झारखंड के गिरिडीह में। और यहां पर अब आप ये दो तस्वीरें देखिए। हालांकि घटना की जानकारी के बाद प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, झड़प में उलझे लोगों को भगाया। पुलिस के सख्त रुख के बाद फिलहाल धरियाडीह में स्थिति सामान्य है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। तो ये दो समुदाय के लोग आपस में भिड़े हैं झारखंड के गिरिडीह में और अब पुलिस बल मौके पर तैनात है। पुलिस ने हालात को संभाला है। यहां पर भी पत्थरबाजी हुई है। अब खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां कल ईद के मौके पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव फैल गया। विवाद प्रेम प्रसंग को लेकर हुआ। मामले ने तूल पकड़ा और दोनों पक्ष भिड़ गए। पथराव और मारपीट में कई लोग घायल हो गए। बरेली के मुड़िया अहमदनगर इलाके में दो समुदायों के बीच भिड़ंत के बाद हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। एक समुदाय के युवक द्वारा दूसरे समुदाय की युवती भगा ले जाने की बात सामने आई। पहले तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कहासुनी होते होते नौबत पथराव, लाठी डंडों और मारपीट तक आ गई। मामला तब और बिगड़ गया जब एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को उनके घरों में घुसकर पीटा, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया। तो बरेली में भी तनाव की खबर सामने आ रही है और दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए हैं। दो समुदायों के बीच झड़प हुई है उत्तर प्रदेश के बरेली में और बीती रात ये झड़प हुई। दो पक्ष जिनमें पहले एक प्रेम प्रसंग को लेकर कसीदगी थी, उसी में ये दोनों पक्ष आपस में झगड़े, जिसमें कि एक पक्ष से 4 लोगों के चोट आई है और दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति के चोट आई है।
इसमें एक ये अफवाह उड़ाई गई थी कि फायरिंग की घटना हुई है और गोली लगी है कुछ लोगों को। ये सरासर गलत है। अभी तक की जो जानकारी करी गई है, जो इसमें इंजर्ड हैं उनके किसी के भी फायर आर्म इंजरी नहीं है और इसमें कोई गोली चलने की घटना नहीं हुई है। इस गांव में पहले से दो प्रधान जो एक ही समुदाय के हैं, उनके बीच में आपस में रंजिश रही है प्रधानी को लेकर और दोनों ने एक एक पक्ष को बढ़ावा दिया। इस प्रकरण में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। बरेली में सोमवार को दो समुदायों के बीच झड़प हुई। पथराव और फायरिंग के बाद बरेली से ही एक और बड़ी खबर आ रही है कि बरेली में जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली का दौरा करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा है। आज बरेली जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी के आगमन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली से। तो बरेली में तनाव है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बरेली के दौरे पर जा रहे हैं। आज बरेली पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल से बीती रात एक और बड़ी खबर आई है। दक्षिण 24 परगना जिले में एक धमाके से हड़कंप मच गया। खबर है दक्षिण 24 परगना के पाथर प्रतिमा से, जहां एक घर में अचानक धमाका हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। धमाका धोलाहाट इलाके में एक घर में हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। सिलेंडर फटने से धमाका होने का शक है। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में और घर में हुए धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है। धमाके में 7 लोगों की जान गई है दक्षिण 24 परगना में और मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। धमाके में और आग की वजह से पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि सिलेंडर फटने से यह धमाका हुआ है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यह हादसा हुआ है। घर में धमाके में 7 लोगों की मौत हुई है जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं और आप देख सकते हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। घर में पटाखे बनाए जा रहे थे, ये खबर सामने आ रही है। पटाखे बनाते समय ये विस्फोट हुआ है। गैस सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। तेज आवाज के साथ ये धमाका हुआ है। धमाके में 4 बच्चे समेत 7 की मौत हुई है। इस बीच बताया जा रहा है कि घर में काफी मात्रा में पटाखे भी रखे हुए थे। पहले सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और फिर पटाखों में भी आग लग गई, जिससे आग ने और विकराल रूप ले लिया। लेकिन इस बीच मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हादसे पर अफसोस जताया और सवाल भी उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि कुछ पिछली घटनाओं का हवाला भी उन्होंने दिया और कहा बंगाल के डीजीपी से सवाल पूछते हुए कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। ये सवाल पूछे हैं शुभेंदु अधिकारी ने, जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता हैं और सीधे तौर पर ममता बनर्जी से सवाल करते नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी कि बंगाल क्रूड बम के ढेर पर क्यों बैठा हुआ है। तो बंगाल के घर में धमाका हुआ है, 7 लोगों की मौत हुई है और अब पश्चिम बंगाल में धमाके पर पॉलिटिक्स जारी है। एक जो शुभेंदु अधिकारी ने बोला कि कितनी त्रासदियां होंगी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को जवाब देना चाहिए। पश्चिम बंगाल क्रूड बमों के ढेर पर क्यों बैठा है, ये सवाल पूछा है शुभेंदु अधिकारी ने। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में जो सिलेंडर से विस्फोट हुआ उसकी वजह से 7 लोगों की मौत हुई है। कल संभवतः पीड़ितों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा हो जाए और एक सप्ताह बाद इस पर आगे जो होगा वो आप देखिए, इस तरह की सियासी बयानबाजी सामने आ रही। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी मामले की एनआईए जांच की मांग कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार पर दिलीप घोष ने निशाना साधा।
दिलीप घोष ने कहा कि सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं होती रहे। चुनाव से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश। जगह जगह दंगे भड़काए जा रहे हैं, आरोप लगाया पश्चिम बंगाल सरकार पर दिलीप घोष ने। तो बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने इस पूरे मामले में एनआईए जांच की मांग कर दी है और पश्चिम बंगाल की सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार चाहती है कि ऐसी घटनाएं होती रहे। चुनाव से पहले डर का माहौल बनाने की कोशिश। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में कल देर रात सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन और घेराबंदी अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। एनकाउंटर की शुरुआत 24 मार्च को जम्मू के कठुआ के सान्याल गांव से हुई, जहां सुरक्षा बलों को 5 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन शुरू होने के बाद कठुआ के सुफैन इलाके में 27 और 28 मार्च को एनकाउंटर हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली और इस इलाके में 2 आतंकी मार गिराए गए, जबकि 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने देश के नाम शहादत दी। कठुआ के बिलावर के पंजतीर्थी इलाके में सेना ने रात भर आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया, जो आज भी लगातार जारी है। यही वो जगह है जहां सोमवार देर शाम एनकाउंटर चला। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचुली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय कठुआ के बिलावर के पंजतीर्थी इलाके में हैं। मेरे पीछे देखिए कि किस तरह से इसी पंजतीर्थी इलाके में सोमवार शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग हुई थी। ये आप जिस नाले को देख रहे हैं, ये दरअसल उज दरिया का नाला है। उज नाला है जो एक पारंपरिक घुसपैठ का रूट रहा है। बता दूं, इस उज नदी के ऊपर ही माता बालासुंदरी के पहाड़ हैं और इन्हीं पहाड़ों पर 27 और 28 को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 2 आतंकी ढेर हो गए थे, जबकि 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया था। सोमवार शाम यहीं पर इसी जगह पर जो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे थे, यहीं पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में कुछ देर फायरिंग हुई है। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने यहां घेर कर रखा है और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दूं, सुरक्षा बलों का कहना है कि ये वही आतंकियों का ग्रुप है जिसे बीते रविवार एक दंपति ने जम्मू के हीरानगर इलाके में देखा था और उसके बाद ये आतंकी हीरानगर से करीब 40 किलोमीटर दूर यहाँ इस जगह पर पहुंचे हैं। किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। लगातार इस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले रखा है। पूरे रात भर कुछ इसी तरीके से कॉर्डन इस उज नदी और इस उज नदी के साथ लगने वाली माता बालासुंदरी के पहाड़ों पर लगा रहा और आज सुबह से ही लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। बता दूं कि यहां पर 3 आतंकियों के छिपे होने की जो है खबर अभी तक सुरक्षा बलों को मिली है और लगातार यहां इस पंजतीर्थी इलाके में जो कि जम्मू के कठुआ के बिलावर में लगता है, यहां पर चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचलू, एबीपी न्यूज़, कठुआ। तो अजय बाचलू ने कुछ देर पहले की रिपोर्ट दिखाई, कैसे सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। हमारे साथ अजय बाचलू इस वक्त कठुआ से लाइव जुड़ चुके हैं। अजय बाचलू, क्या अभी स्थिति है? कितने आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं? क्या जानकारी है? देखिए विशाल, आतंकियों की संख्या की अगर बात की जाए तो 3 आतंकियों के यहाँ छिपे होने की खबर जो है वो सुरक्षा बल दे रहे हैं कि वो 3 आतंकी हैं। जो एक 5 का एक ग्रुप था जिसमें से 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने 27 और 28 तारीख को मार गिराया था। बाकी बचे 3 आतंकी इसी इलाके में घूम रहे थे और इन आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरा जम्मू बिलावर इस इलाके में
व्यापक तलाशी अभियान के साथ साथ नाके भी लगाए गए हैं और इन्हीं में से एक नाकों पर जो है सोमवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ होती है। कुछ देर के लिए फायरिंग होती है और उसके बाद इन पूरे पहाड़ और ये जो नाला है जो एक पारंपरिक घुसपैठ का रूट रहा है, इसे पूरा घेर कर जो है रखा गया है। आज मंगलवार सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने यहाँ पर अपना ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज़ किया है और आशंका यही जताई जा रही है विशाल कि ये जो आतंकी हैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, जिसके बाद अब लगातार यहाँ पर न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है, सेना है और सीआरपीएफ है, लगातार इस इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है विशाल। लेकिन दिक्कत एक है कि ये जो जंगल हैं ये काफ़ी घने हैं और इन घने जंगलों में आतंकियों के छिपने के कई सारी जगहें हैं, चाहे वो पत्थर हो, बोल्डर हो या गुफाएं हो या पेड़ हो, तो उनकी आड़ लेकर यहाँ आतंकी छिप सकते हैं और अब यहाँ पर ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय बाचरू पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन आतंकी भले छिपने की कोशिश करें पर भारतीय सेना के आगे वो कहीं से बच नहीं पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 4 पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की और गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही शहीदों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मनोज सिन्हा ने कन्नाचक में शहीद बलविंदर सिंह चिप के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। वो चंबा गांव में शहीद पुलिस अधिकारी तारिक अहमद के परिवार से भी मिले। उपराज्यपाल ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। खासतौर पर शहीदों की विधवाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था करने की बात कही। अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए माननीय मनोज सिन्हा जी हमारे एलजी हैं, यहाँ पर परिवार के सदस्यों के साथ मिले। मैं भी उनके साथ बैठा था और एलजी साहब ने जो पूरा आश्वासन दिया है कि किसी किस्म की चिंता नहीं, पूरा जो उनके परिवार की जो है वो उनका ध्यान रखा जाएगा। अब अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार में एक बार फिर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। ये बड़ी खबर है बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में देर रात पुलिस की टीम पर हमला हुआ। बिजली चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। पकड़े गए आरोपी को पुलिस की हिरासत से लोगों ने भगाया। पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बिजली चोरी के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में देर रात पुलिस की टीम पर हमला हुआ। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। बिहार की राजधानी पटना से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पकड़े गए आरोपी को पुलिस की हिरासत से लोगों ने छुड़ा लिया, उसे लेकर भाग गए। और ये पूरा का पूरा मामला पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र का है और पटना में देर रात बिहार पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। खबर यह है कि बिजली चोरी के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम और जब पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में लिया तो लोगों ने उसे हिरासत से छुड़ाकर भगा लिया। तो पटना में बेखौफ है अपराधी और अब पुलिस टीम पर ही हमला कर रहे हैं। ये दिखाता है कि किस कदर कानून व्यवस्था के हालात बिहार में बने हुए हैं। पटना में बेखौफ अपराधी पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं और जो आरोपी है उसको भी हिरासत से छुड़ाकर भाग जाते हैं। पटना में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बिजली चोरी के आरोपी को पकड़ने गई थी बिहार की पुलिस। आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं, जहां पर बिजली चोरी के एक आरोपी को पकड़ने जब बिहार पुलिस पहुंची तो उसके ऊपर हमला हो गया और भीड़ ने आरोपी को पुलिस की हिरासत से भगाया। पटना में देर रात पुलिस की टीम पर हमला हुआ है और पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला किया और यहां पर जो आरोपी था उसको भीड़ ने छुड़ा लिया। ये तस्वीरें आप देखिए बिहार की राजधानी पटना की हैं और बिहार पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार अपराधी इतने कैसे बेलगाम होते जा रहे हैं कि पुलिस की टीम पर हमला कर दे रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था पर ये तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के मुंबई से। मुंबई के पवई में मराठी नहीं आने पर गार्ड की पिटाई। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर पिटाई का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कहा मराठी सीखनी चाहिए। तो देखिए भाषा के नाम पर यहां एक गार्ड की पिटाई कर दी है एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो गार्ड हाथ जोड़कर ये कहता नजर आ रहा है कि मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इस गार्ड की पिटाई कर दी
अवगत का असते मग तुला आता दाखवतो मी मराठी गेलं तेल लावायला ना आता काय बोललास तू मला आता मला तू काय बोललास नाही नाही आता तू मला काय बोला नाही आता मला काय बोला मराठी गेलं तेल लावत आता मला काय बोलला मराठी गेलं तेल लावत बोलला ना काय बोलतोय तू काय बोलतोय मैं बोला कि जो क्यों क्यों तू मराठीत बोल पहिलं मराठीत बोल तू मराठीत का नाही बोलत आहे मराठी मेरे को आता नहीं भाई क्यों तो बोलावं लागणार तुला मराठी क्या मराठी बोला तुला मराठीत बोलावं लागणार तू बोल माझी मराठीत मला हिंदी येत नाही तू मराठीतच बोल मेरे को मराठी आता नहीं क्यों नहीं आता तो सीख फिर तू सीख मराठी मला सांगू नको तू सीख मराठी क्यों जरूरी थोड़ी है क्यों जरूरी मतलब जरूरी नाही आहे मराठी नाही नाही मराठी जरूरी नाही आहे बोलायला मराठी जरूरी नाही बोलायला मराठी क्या क्या मराठी को क्या करने का मराठी गेलं तेल लावायला तुला दाखवतो मी मराठीची अवकात का असते मग तुला आता दाखवतो मी मराठी गेलं तेल लावायला ना आता काय बोललास तू मला आता मला तू काय बोललास नाही नाही आता तू मला काय बोला नाही आता मला काय बोला मराठी गेलं तेल लावत आता मला काय बोलला मराठी गेलं तेल लावत बोलला ना काय बोलतोय तू काय तो बोलतोय देखिए मुंबई में एक गार्ड की पिटाई कर रहे एमएनएस के मनबड़ कार्यकर्ता भाषा के नाम पर। नम्रता दुबे, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस इन एमएनएस के मनबड़ कार्यकर्ताओं पर क्या कोई एक्शन ले रही है? भाषा के नाम पर उस गार्ड की पिटाई क्यों? बेचारा हाथ जोड़कर खड़ा है कि मत मेरे ऊपर दबाव बनाइए। जी देखिए विशाल, ये बहुत ही बुरी तस्वीर है क्योंकि मुंबई जैसे शहर में इस तरह की स्थिति पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और ऐसे में मनसे की तरफ से ये भूमिका खुद राज ठाकरे ने भी क्लियर कर दी है कि मराठी का मुद्दा आप लोग उठाएं, लेकिन मुद्दा इस तरह उठाएं ये सही नहीं लगता है। जो गार्ड है वो L&T कंपनी में काम करता है। उसने साफ तौर पर कहा कि वो उत्तर भारतीय है, उसको गाँव से यानी कि अपने घर से आए कुछ ही दिन हुआ तो उसको मराठी नहीं आती तो वो कैसे बोलेगा। लेकिन उसके पहले उसकी पिटाई जो है वो मनसे के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। मनसे की जो विद्यार्थी सेना का जो विंग है उनकी तरफ से ये पिटाई की गई है। बीती रात की ये घटना है, वो हाथ भी जोड़ रहा था। इसके बाद जब उसकी पिटाई की गई वीडियो बनाया गया, लेकिन मनसे के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ तो मारा, उसके बाद मारपीट की और साथ ही जो वीडियो है वो खुद मनसे ने अपने सोशल मीडिया पेज पर भी पोस्ट किया है। तो ऐसे में खुलकर जो एक गुंडागर्दी है मनसे की वो यहाँ पर देखने मिल रही है। गार्ड ने साफ तौर पर कहा कि उसको नहीं आती है मराठी तो वो कैसे बात करेगा, लेकिन पिटाई करते हुए बिल्कुल भी नहीं रुके मनसे के कार्यकर्ता। आप देख सकते हैं कि उसको थप्पड़ तक मारा जा रहा है और ऐसे में L&T कंपनी जो है पवई में मौजूद है, वहां पर ये वॉचमैन का काम करता है। हाँ। और इसके पहले जो है पार्किंग को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और ये पूरा मसला जो है वो देखने मिला। फिलहाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। आज कहा जा रहा है कि जो वॉचमैन है उसकी तरफ से शायद पुलिस की तरफ कोई शिकायत दी जाए। जी बहुत शुक्रिया नम्रता, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। इंतजार रहेगा मुंबई पुलिस कब एक्शन लेती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।